वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा के पार्ट 7 में। तो ये कवर करने वाला है 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कवर करेगा यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। और बीपीएससी के लिए बस 2 महीने ही बचे हैं, तो आपको अच्छे से इन सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लेना चाहिए। और इनकी जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनका मैं एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, प्ले लिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में फर्स्ट आर्टिकल हमारा ये है कि झारखंड को पैसा एक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अब ये पैसा एक्ट क्या होता है? होता क्या है कि पैसा स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज़ एक्ट, जिसको 1996 में लाया गया था। अगर मैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि हमारे इधर 3 टियर सिस्टम चलता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। लोकल गवर्नमेंट को ही हम पंचायत सिस्टम कहते हैं या म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। गांव घरों की बात करें तो पंचायत कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि मुखिया होता है, सरपंच होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, पंच होते हैं। वो आपस में डिसीज़न लेते हैं कि जुडिशरी वाला, वहाँ के छोटे मोटे, है ना, जुडिशरी का काम करते हैं। एक तरीके से फ़ैसला लेते हैं कि किसी ने गलती की है, ठीक है, किसको सज़ा देनी चाहिए, या अगर वहाँ पर लैंड से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेते हैं, वहाँ पर क्या, है ना, डेवलपमेंट होगी, उन सब चीज़ों से। ये तो आपको क्लियर होगा। लेकिन जो पैसा है ना, ये एक्ट जो है, ये इसका एक्सटेंशन है। जो ग्राम पंचायत होती है ना, एक लोकल बॉडी, उसका भी एक्सटेंशन होता है। कैसे, समझो इसको कि मान लो कि ये है झारखंड, ठीक है। झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है, लेकिन गांव घरों में, हर गांव में कोई ना कोई मुखिया होगा, कोई ना कोई सरपंच होगा, इलेक्शन से वो लोग खड़े होंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए ये एरिया जो है इस तरीके से, यहाँ पर काफ़ी जंगल है, ठीक है, काफ़ी जंगल है और फॉरेस्ट बहुत है, और क्या है, यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, ट्राइबल बहुत लोग रहते हैं। तो अगर यहाँ पर इलेक्शन होता है, ठीक है, ग्राम सभा का इलेक्शन होता है, और यहाँ पर किसको बनना चाहिए, यहाँ का मुखिया और सरपंच, ये बताओ। तो आप तो कहोगे कि यहाँ के ट्राइबल लोगों को ही बनना चाहिए। लेकिन जो ग्राम सभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें हमें पता है कि जो एक्चुअल में जो रियलिटी है ना, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, वो वहाँ का एरिया कंट्रोल करेगा, ठीक है। मान लो वहाँ का कोई ज़मींदार है, इसके आसपास का कोई ज़मींदार है, उसकी पहुँच अच्छी है, तो वहाँ के लोग किसको ज़्यादातर वोट करेंगे? इसको वोट करेंगे, वोट खरीदेगा, ठीक है। जिसकी वजह से अगर वो इलेक्शन जीत जाता है, तो क्या वो ट्राइबल एरियाज़ की सुनेगा? वो तो उनसे डिस्क्रिमिनेशन करेगा इस बात के लिए, तो तुम तो ट्राइबल हो, है ना। तो हम जो जनरली देखने के लिए मिलता है हमारे देश में, तो उसको तो हमें वो तो नीचे ही दिखाएगा। जिसके वजह से क्या होगा कि ट्राइबल एरियाज़ जो है, वहाँ के लोगों के साथ क्या होगा, उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, ठीक है। और इसी को रोकने के लिए 1996 में क्या करती है गवर्नमेंट लाती है पैसा एक्ट, ठीक है। कब? 1996 में। अब इसमें क्या है, ये एक्सटेंशन है जो ग्राम पंचायत का है। यानी अगर मैं थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो अगर आपको याद हो, अगर हमारे आज़ादी के टाइम पे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ करता था, जिसे पृथक निर्वाचन कहते हैं, जिसमें ये था कि मुस्लिम लोगों को केवल मुस्लिम वोट करेंगे, ठीक है, सिख लोगों को केवल सिख लोग वोट करेंगे, इसी तरीके से सिस्टम था। लेकिन इस वाले में क्या है कि जो पंचायत वाला जो सिस्टम है, जो ये पैसा वाले में क्या है कि ट्राइबल वालों को ट्राइबल भी वोट कर सकते हैं और नॉर्मल पीपल भी वोट कर सकते हैं। लेकिन जो बनेगा, जो ट्राइबल एरिया का जो हेड बनेगा, जो मुखिया बनेगा, पंचायत सरपंच बनेगा, वो होना क्या चाहिए? ट्राइबल ही व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से ट्राइबल्स के लिए स्पेशल, ठीक है, गवर्नमेंट वाला रूल। तो ये न्यूज़ में है क्यों? इसलिए है क्योंकि जो झारखंड है वो 2000 में अलग हुआ था बिहार से, और एक नया स्टेट बना था। तब से लेकर, ठीक है, जब से ये नया स्टेट बना है 2025-26 के बेल्ट, यानी अभी के टाइम तक, इसने डिमांड किया कि हमें ऐड कर लीजिए पैसा एक्ट के अंदर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी, ठीक है। अब एंड में जाके, दिसंबर के टाइम पे जाके ये होता है कि झारखंड को फाइनली ऐड किया जाता है। काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं, काफ़ी बात चलती है, जैसे कि ये मुहिम है ना, काफ़ी नारे चल रहे थे, जल, जंगल और ज़मीन प्रोटेक्ट करो, ठीक है। इसके थ्रू में इन लोगों को ऐड किया गया था। टोटल 10 है, सुना होगा आपने। ये 5th शेड्यूल के अंदर आता है, जो पैसा एक्ट आता है ना, 5th शेड्यूल के अंदर आता है, जिसमें 10 स्टेट्स है, जिसमें अब झारखंड भी है। और लास्ट वाला जो था वो उससे भी पहले उड़ीसा को ऐड किया गया था। इसमें अगर मैं थोड़ा और सिंपल बोलूँ तो यही चीज़ है कि इसमें स्ट्रेंथन किया जाएगा ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को लेकर,
ठीक है, उनको ही उनके जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए किया जा रहा है, उनके जो कस्टम्स है कल्चर्स को बचाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है, ये जो मैंने बोला कि ये किस में आता है, ये आपका 5th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 244 इस चीज़ की पावर देता है। ठीक है, पैसा एक्ट को। ठीक, अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा झारखंड को, तो ये समझो क्या मिलेगा कि एक तो ग्राम सभा में उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी होगी। यानी अगर मान लो कि झारखंड का एक गांव है जो समृद्ध गांव है, ठीक है, झारखंड का है, कोई भी सिंपल गांव है, उसके बगल में एक जंगल लगता है जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो इनके लिए अलग सिस्टम रहेगा पंचायत का। ठीक है, जिसे पैसा एक्ट के अंदर रखेंगे, और इनके लिए अलग रहेगा। ठीक है, अब इसी को कहते हैं, इनका जो ग्राम सभा होगा यानी जो झारखंड के जो ट्राइबल एरियाज़ का, तो उसको उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होगी। जैसे कि वहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। कौन सा? मनकी मुंडा और वहाँ पर मांझी प्रगना। ठीक है, मांझी प्रगना और मनकी मुंडा। ठीक है, मुंडा से याद होगा बिरसा मुंडा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये जो ट्राइब्स है इनके लिए स्पेशली ये लाया गया। ठीक है, इनकी काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद में। उसके बाद इनके पास क्या राइट्स होंगे? इनके पास होगा नेचुरल रिसोर्सेज पे इनका अच्छा खासा कंट्रोल होगा। यानी ऐसा नहीं कि पूरे झारखंड पे, ये केवल जहाँ पर जो ये ट्राइब्स रह रहे होंगे वहाँ के एरिया के ये मिनरल्स का यूज़ कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि माइनर ही, ठीक है, मेजर नहीं कि पूरे के पूरे जंगल को है ना ये जला के रख रहे हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन पूरी तरीके से वो वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते। माइनर जैसे सैंड हो गया, स्टोन हो गया, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाटर का वहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो वहाँ के माइनर फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको राइट मिलेगा नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, लैंड प्रोटेक्शन। ठीक है, लैंड प्रोटेक्शन यानी अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हमें आप ना जी यहाँ हम क्या चाहे कि हम आपका इतना जंगल काटना चाहते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया का है, अब इनके पास, ठीक है, जो ये इनका जो ग्राम सभा होगा, इनके पास इतनी पावर है कि ये स्टेट गवर्नमेंट तक को मना कर सकता है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तक को मना कर सकते हैं। अमेंडमेंट करके आओ आपको ये अगर हमारे जंगल काटने हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका पूरा लैंड प्रोटेक्शन का पावर है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लोकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो करते हैं, जो आपस में बैठते हैं ना, कि मुखिया सरपंच बैठते हैं, जो आपस में डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाते हैं, तो वो इसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, ये खुद आपस में ही बैठ के सुलझाएंगे। ठीक है, ट्राइबल पीपल्स। ठीक है, उसके बाद पुलिस अकाउंटेबिलिटी क्या है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहे या आप वहाँ पर रेड करना चाहे, कोई भी एक्शन लेना चाहे, है ना, फॉरेस्ट में या उनके एरिया में जाके, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी उनके ग्राम सभा से पहले। तो उनके पास इतनी पावर है। अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है कि जैसे कि जब स्टेट का अगर फंड बन रहा होता है कि किस गांव के पास कितना फंड जाएगा, तो यहाँ से इनके मेंबर्स जाएंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है कि ग्राम सभा के कोई मेंबर्स जा रहे हैं और डीएमएफटी फंड के मतलब जो कमेटी बैठती है उसमें जाकर अपनी बात रख रहे हैं कि हमें इतना फंड चाहिए। ऐसा मतलब सजेशन पूछा जाता है, लेकिन इनके प्रॉपर मेंबर्स जाके बैठेंगे और अपनी राय रखेंगे कि हमें इतने पैसे चाहिए। तो देखो कि कितने फ़ायदे। इसीलिए झारखंड प्रोटेस्ट कर रहा था कि हमें पैसा एक्ट के अंदर ऐड करो। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये मैंने बताया कि ये किस में आता है, 5th शेड्यूल में आता है पैसा एक्ट, आर्टिकल नंबर 244। ठीक है, और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको ग्राम सभा को ऐड किया गया था, और 74 के थ्रू में म्यूनसिपैलिटी को। पैसा एक्ट 1996 में आया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए ओके। जो पैसा एक्ट है ना वो केवल 5th शेड्यूल के लिए है, 6th शेड्यूल के लिए नहीं है। ठीक है, अभी 5th 6th शेड्यूल में क्या सिस्टम है मैं अभी आ रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। और ये मैंने बता दिया कि उड़ीसा, इससे जो रिसेंट स्टेट था उड़ीसा, अब बन गया है झारखंड। ठीक है, टोटल 10 है। ठीक है, 5th शेड्यूल वाले एरियाज भी जिसका पैसा एक्ट की पावर है। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये 5th 6th शेड्यूल का क्या सिस्टम है। तो देखो, जो 5th शेड्यूल होता है, टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं? 12 हैं। ठीक है, 12 है। अगर फिर एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कौन कौन से। सब फर्स्ट होता है कि इंडिया की लैंड को, ठीक है, उनके बॉर्डर्स को कवर करता है कि कहाँ के किस स्टेट का कितनी बॉर्डर्स हैं। सेकंड क्या करता है, ये सैलरी की बात करता है। थर्ड किस चीज़ की बात करता है, ये आपकी ओथ की बात करता है, ओथ। और फोर्थ किस चीज़ की, राज्यसभा की सीट की बात करता है। फिफ्थ जो है ये शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात करता है, और सिक्स्थ जो है ये भी शेड्यूल एरियाज़ की बात करता है। अभी मैं आता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन पहले समझते जाओ। सेवन्थ जो है ये एक्चुअली में बात करता है, लिस्ट की बात करता है, जो 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकर्ड लिस्ट। 8 जो होता है वो लैंग्वेजेस की बात करता है, जो कि 22 भाषाएं हैं। 9th जो है ये लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, जो 1951 में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, और 10th जो है वो डिफेक्शन लॉ की बात करता है, जिसे 1986 में, ठीक है, लाया गया था डिफेक्शन लॉ। ठीक है, दल बदल वाला नियम। 11th जो है ये है आपका पंचायत सिस्टम, इसके थ्रू लाया गया था। और 12th जो है इसे म्यूनसिपैलिटी, इसके थ्रू लाया गया था। रिवीजन हो गया। चलिए अब आते हैं 5th 6th और 6th शेड्यूल के बीच में क्या अंतर है।
तो जो 5th शेड्यूल होता है ना, ये शेड्यूल एरियाज़ के लिए है, 6th शेड्यूल भी शेड्यूल एरियाज़ के लिए है, लेकिन ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के लिए है और ये आपके पूरे कंट्री के एरियाज़ के लिए। होता क्या है कि मैंने बताया ना कि जो हमें अपने ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। अब उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो जिस तरीके से जो होते नहीं है कि गाँव घरों में जो ज़मींदार होते हैं वो तो अपनी पावर धौंस जमा के, ठीक है, इलेक्शन जीत के वहाँ का उनको तो वो कंट्रोल करेंगे, उनकी ज़मीनों को छीनेंगे, उनको है ना परेशान करेंगे। इसके लिए 5th और 6th शेड्यूल को बनाया गया और 6th शेड्यूल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है और जो 5th है वो कंट्री लेवल पे। इसमें टोटल 10 है। अब जिसको पैसा एक्ट भी दिया जाता है। अब ये समझो कि 5th शेड्यूल में 2 तरह का आपका नियम है। एक शेड्यूल ऐसा है कि जो ग्राम सभा के अंडर रहता है, जो नॉर्मल ग्राम सभा के अंदर रहता है, ठीक है, ठीक है। और एक है जो जिनको मिलता है पैसा एक्ट, ठीक है, पैसा एक्ट मिलता है, जैसे कि जिसे झारखंड को मिला, स्पेशल ताकत मिलती है, ठीक है। अब 5th और 6th शेड्यूल में एक और बहुत बड़ा अंतर है, वो है एटीसी, ठीक है, और एडीसी का, ठीक है, एटीसी और एडीसी का। ये होता है एक्चुअली में, एक होता है एडवाइजरी काउंसिल होता है किसका, 5th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल के स्टेट का, ठीक है, स्टेट के ट्राइब्स का, ठीक है। और इसमें किसे कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है। ये इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर क्या है कि इसमें मैंने बताया जो पैसा एक्ट है ना, पैसा एक्ट, इसके थ्रू में काफ़ी पावर मिलती है लैंड की, ठीक है, वहाँ के रिसोर्सेज की, ये सब चीज़ों की, ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि इसमें एडवाइस दिया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, हमारे लिए क्या लॉज बनाओ, ये सब चीज़ें होती है। ये पैसा एक्ट इसमें आता है, ठीक है, इसमें नहीं आता। लेकिन अगर आपको ये मैं बोलूँ कि जो पैसा एक्ट से भी 10 गुना पावरफुल होता है एडीसी काउंसिल, यानी जिसे कहते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके थ्रू क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, कौन सा, आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और आपका क्या, मणिपुर नहीं है, मेघालय है, ठीक है, ये जो हैं ये आपस में इनके पास इतनी पावर है कि ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं स्टेट के और यहाँ तक कि सेंट्रल के इन्फ्लुएंस को, ठीक है, किस में, अपने एरियाज़ में, ठीक है। और ये जो पैसा एक्ट होता है जिसमें बोला जाता है लैंड के माइनर, ये मेजर वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, अपने एरिया के पूरे प्रॉपर बॉस कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। इसीलिए ये जो आपने सुना होगा लद्दाख का केस जो हुआ था कि जो वांगडू जी हैं वो हमारे क्या चाहते थे कि 6th शेड्यूल में हमें डाल दो, ठीक है। सरकार ने बोला 5th तक तो हम कॉपरेट कर लेंगे लेकिन 6th ज़्यादा हो जाएगा, तो लेकिन बोला नहीं, हमें 6th शेड्यूल ही चाहिए क्योंकि उनका, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर आ जाती है। लेकिन सरकार ने मना कर दिया, इवन इसे जेल भी भेज दिया, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी है, ठीक है, वो न्यूज़ आप देख लेना ज़रा। तो ये चीज़ समझ आई कि अगर मैं थोड़ा सम अप करूँ तो ये होता है कि 5th शेड्यूल में, ठीक है, पैसा एक्ट मिलता है, ठीक है, जिसमें थोड़ी ताकत मिलती है, एक्चुअल में काफ़ी ताकत मिलती है, ठीक है, जो जहाँ के ट्राइब्स है, लोकल ट्राइब्स को। और 6th शेड्यूल में क्या होता है, जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, जिसमें इससे भी 10 गुना ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, और इसमें कंट्रोल होता है, ठीक है, ट्राइब्स का अपने एरिया पे। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो with reference to the पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पैसा एक्सटेंड पंचायत राज प्रोविजन टू द 5th शेड्यूल एरिया, ठीक तो है, 5th शेड्यूल एरियाज में तो रखा जाता है इनको, ठीक। उसके बाद अंडर द झारखंड पैसा रूल्स ग्राम सभा गेट्स पावर ओवर माइनर, ठीक। अगर यहाँ पर मेजर लिखा होता तो आप, ठीक है, गलत हो जाता है क्योंकि मेजर किसके अंदर आता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी 6th शेड्यूल के अंदर आता है, तो ये आपका सही होना चाहिए। अंडर द झारखंड पैसा रूल्स ग्राम सभा गेट द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द लोकल रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। पैसा अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू द बोथ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, गलत, मैंने अभी बताया कि 5th शेड्यूल के अंदर आता है, 4 बार बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा कंसोलेशंस इज़ नेसेसरी बिफोर द लैंड एक्विजिशन इन द शेड्यूल एरियाज। हाँ, ग्राम सभा की आपकी क्या लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी अगर इनसे ज़मीन छीनने, मतलब लेनी है किसी, अगर स्टेट को थोड़ा फॉरेस्ट का एरिया चाहिए, ठीक है, या वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं तो थोड़ा सा एरिया चाहिए जहाँ पर वो खनन कर सके, तो इनको किसको, स्टेट को परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, ठीक है, इनसे, जो पैसा एक्ट के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब्स है जिनके पास ग्राम सभा है उनसे ये परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही बात अगर एडीसी की होती, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल की, ठीक है, तो वो सीधा मना भी कर सकता था। ये ऐसा नहीं है, अगर ये स्टेट ने अगर बोला और इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको एरिया, तो स्टेट ना वापस आ सकता है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की एसेंट लेकर वापस आ सकता है और तब वो, ठीक है, खनन करने के लिए तैयार हो जाएगा उस एरिया को। लेकिन अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने बोल दिया कि हम नहीं दे रहे भाई तुम्हें ज़मीन, तुम कुछ भी कर लो, तो वो कुछ नहीं कर सकता, इवन प्रेसिडेंट तक नहीं कर सकता, उसको आपको अमेंडमेंट के थ्रू वहाँ करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो ये होती है पावर, ठीक।
तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, 3 गलत था, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। 2026 का बजट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई सा भी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, उसमें बजट ना पूछे ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है। तो वो पूछता ही है, जैसे कि पीपीपी से ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हर अल्टरनेटिव ईयर्स में इस टॉपिक से पूछता है। जैसे कि 2023 में लास्ट बार पूछा था पीपीपी से क्वेश्चन, ठीक है। ये पीपीपी क्या होता है, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, नहीं वो दूसरा होता है, ये दूसरा आता है। देखो अब कॉन्टेक्स्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूनियन बजट रिलीज़ किया गया, ठीक है। हमारी जो ताई नहीं है सीतारमन जी, तो वो बजट पेश करती हैं, ठीक है। उसमें ये बताया द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स ने, ठीक है, पीपीपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसमें 800 प्रोजेक्ट, ठीक है, 800 प्रोजेक्ट रखे जाएंगे, 17 लाख करोड़ का बजट, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इसमें एलोकेट किया गया। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अब आपका खुद का स्टैंडर्ड बढ़ाओ इस चीज़ के लिए, ठीक है, डाटाज याद करना शुरू करो। तो होता क्या है जनरली इसमें, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्राइवेट और गवर्नमेंट आपस में मिल के, ठीक है, इंडिया के जो मेन सेक्टर्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ग्रीन एनर्जी, इस पे खर्च करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे, और जो गैप हो रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है उसको कम करके इंडिया को डेवलप्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ये होता है पीपीपी प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ ये चीज़? कितना है? 800 प्रोजेक्ट है, 17 लाख करोड़ का इनका क्या है टोटल आउटले है। अब आते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं कि रोड बनाना है, ठीक है, हाईवेज़ आप सुन रहे हो कि कितनी धड़ल्ले से रोड बनाए जा रहे हैं, है ना, और क्वालिटी अच्छी है रोड की, है, बहुत अच्छे से नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा काम हुआ है, आप रिसेंटली सुन रहे हो कि कैसे कैसे रेलवेज़ को एक्सटेंड किया जा रहा है, मेट्रोज़ को। दिल्ली में तो हर जगह मेट्रो, इतना मतलब जितनी गलियाँ नहीं हैं उससे ज़्यादा मेट्रो बनाने की ये सोच रहे हैं। उसके बाद एयरपोर्ट्स, यूपी में अभी 2 एयरपोर्ट्स खुले हैं, है ना, पोर्ट्स हो गया, लॉजिस्टिक जानते हो ना, कि जो मैन्युफैक्चरिंग को सुविधाजनक बनाए उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं, लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं, ग्रीन पार्क कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्टोरेज सिस्टम है या नहीं है, बगल में रोड है या नहीं है, बगल में है ना मालगाड़ी का व्यवस्था है नहीं, तो वो सब चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है, एक फर्म के पास में। अब इसका एम क्या है? एम ये है, देखो इसको चंक्स में बनाया गया। चंक का मतलब ये 2 गैप, मतलब गोल रखा है। पहला 2028 तक हम इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप को कम करना है, ठीक है, ये ख़त्म करना है, यानी इंडिया में बढ़िया रोड हो जाने चाहिए 2028 तक हर जगह, छोटे से बड़े हर जगह। और क्या होना चाहिए उस पर? बढ़िया बढ़िया ट्रेन्स, है ना, मेट्रोज़, ये सब चलने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है, स्टेशंस होने चाहिए। और वो किस पे बेस्ड होने चाहिए? वो ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि थर्मल हम यूज़ कर करके हमारे एक तो कोल ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो अगर हम पेट्रोल मंगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वो लोग है ना रास्ता रोक रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो यार आपस में लड़ो ना, या हारमोस बंद करके बैठ जाते हैं। ये तो वही बात हो गई, ना खुद खाऊंगा ना दूसरों को खाने दूंगा, ठीक। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, ये भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हम केवल डेवलप नहीं होंगे, सस्टेनेबिलिटी को भी हम इंश्योर करेंगे। और ये मैंने बताया ना 2 चंक्स होते हैं। पहला आपका हो गया आपका कौन सा 2028 का इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है उसको कम करना है। उसके बाद आपका विकसित भारत 2047 का मिशन है कि इंडिया को डेवलप करना है 47 तक, ठीक है। जैसे विदेश देखते हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो सब बनानी है, ठीक। चलिए, तो की हाईलाइट समझ गए आपको, पब्लिक और प्राइवेट आपस में मिलके आई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बूस्ट करना है इन लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन करना है, स्ट्रेंथन करनी है इकोनॉमी को, ये सब चीज़ें हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, बस इतने से आर्टिकल्स में देखो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है, एक पेज में। और ये पूछता है यूपीएससी में, ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए, ठीक है, 2023 का PYQ। अब क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, PPP प्रोजेक्ट आर मोड ऑफ contracting between the government and the private entities for the provision of the public asset and services, ठीक है। ये बात सही है कि पीपीपी एक प्रोजेक्ट है किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट के बीच में, ठीक है, ताकि पब्लिक एसेट्स एंड सर्विसेज, यानी एक तरीके से केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? देखो वहाँ पर डेवलप कर तो रहे हो, लेकिन एक तरीके से ये तो पब्लिक को ही तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? पब्लिक सर्विसेज तो है। ये नहीं सोचना कि यहाँ तो सर्विसेज की बात की जा रही है, टेलीकॉम की बात की जा रही है, ये सब नहीं है। सर्विसेज आपका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो थोड़ा उस चीज़ को ना ध्यान रखना, ठीक है, पहला, ठीक है।
वाइबिलिटी गैप फंडिंग इज़ अ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक पीपीपी प्रोजेक्ट से, ठीक है, कमर्शियली वाइबल। ठीक है, ये बात भी सही है कि सरकार इस पे खर्च कर रही है, 17 लाख करोड़ खर्च किया ना, जो कि गैप है उस गैप को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इसी कमर्शियली वाइबल बनाने के लिए, ठीक है। कमर्शियली जो प्राइवेट एंटिटीज़ के उनके साथ मिलके जो गैप है उसको ख़त्म करना है हमारे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल। तो ये जो वर्डिंग होती है ना इनकी वर्डिंग ही थोड़ी खतरनाक होती है, लेकिन क्वेश्चंस ठीक हैं, सिंपल ही हैं अभी तक तो ठीक है। चलिए देखिए, सॉवरेन, ये ठीक है, ये ठीक है। अभी ये देखते हैं, सॉवरेन गारंटी बाय द गवर्नमेंट इज़ अ मैंडेटरी। ये जो होते हैं ना कीवर्ड्स होते हैं, मैंडेटरी फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, दो आपके कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट। गलत, एक तो कीवर्ड से ही हमें पता चल रहा है मैंडेटरी एंड ऑल, इसका मतलब होता है कि अनिवार्यता का शो करता है। जब भी अनिवार्यता आता है ना ऑप्शन में, तो वो जनरली, ठीक है, 80 to 90% वो क्वेश्चन गलत ही होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक और चीज़ सोचने वाली बात ये है कि ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो प्राइवेट है यार, जो प्राइवेट होती है ना उनको आज़ादी है किस चीज़ की उनको आज़ादी इस चीज़ की है कि उनको गारंटी दी जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू, मैंडेटरी, कि जो भी पीपीपी प्रोजेक्ट बनेगा उसका अगर लॉस होता है तो गवर्नमेंट उठाए, ठीक है। गवर्नमेंट उस चीज़ का क्यों उठाएगा गवर्नमेंट? जब आप साथ में मिलके, ठीक है, काम कर रहे हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट, अगर कोई लॉस होता है वो आगे चल के, तो वो तो आपने साथ में मिलके किया है ना, तो गवर्नमेंट उस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों लेगी, सॉवरेन गारंटी क्यों लेगी उस चीज़ के लिए? तो वही चीज़ इसमें बोला गया, ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो गया था। चलो नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स DEA प्रिपेयर्स द मॉनिटर्स एंड द पाइपलाइन। वही मैंने फर्स्ट आर्टिकल में आपको बता दिया था। यहाँ पे देखो छोटे छोटा एक एक लाइन इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रहा ना DEA वाला लाइन, तो ये भी आपका सही हो गया, ठीक है, यानी आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4 कहाँ है, ये सी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे है, सेक्शन 17A इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हुआ क्या, कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ये एक्चुअली में बयान दिया गया किसके थ्रू, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बड़े बहादुर जज हैं, क्या नाम है उनका, BN नागराथन जी। उन्होंने क्या कहा, सेक्शन 17 जो है प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, 17A उसके अंदर एक सेक्शन है, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। होता क्या है, होता ये है कि अगर मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मान लो अभी एक IAS ऑफिसर थी, कौन थी वो, 10,000 के चक्कर में, है ना, अपनी ईमान बेच गई थी, ठीक है, करप्शन कर गई थी, ठीक है, रिसेंटली IAS बनी थी, और बताओ यार, आते ही करप्शन कर दी। तो ऐसे लोगों पे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, ठीक है, अगर मान लो इन्होंने करप्शन किया है, तो इन पे इन्वेस्टिगेशन से पहले वहाँ का जो जिस डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से है, IFS है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है या फॉरेन डिपार्टमेंट से है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, उन पे इन्वेस्टिगेशन चलाने के लिए। और उससे भी पहले ये क्या बोलते हैं कि जो डिपार्टमेंट होता है, कहते हैं पहले हम खुद चेक करेंगे, ठीक है। अब काफ़ी टाइम लेते हैं, फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, अब आप वो कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तब तक तो वो सारा सबूत सब मिटा के रफा दफा कर देते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला, ठीक है, BN नागराथन जी ने, तो ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इनका बयान क्या था, देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूवल क्रिएट्स एन आर्बिट्ररी शील्ड, यानी अचानक शील्ड एक तैयार हो जाता है, टाइम मिल जाता है उसको, ठीक है, करप्शन थ्रेशोल्ड प्रॉप, ठीक है, इसका मतलब कि उसको टाइम मिल जाता है ना। अब जनरली क्या होता है, ये सभी के लिए, देखो 17A क्या है, मैंडेट करता है प्रीवियर गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्रूवल चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे, ठीक है। ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट। किस बात का प्रिवेंशन, ये तो आप उल्टा जो करप्शन कर रहा है उसको बचाने के लिए आप कर रहे हो। अभी इतने टाइम पुरानी न्यूज़ है, अब तक उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला है, अब तक डिपार्टमेंट ही चीज़ें कर रही हैं, अब तक गवर्नमेंट ही अपने अपने में खेल रही है। जो लोकपाल है वो कर क्या रहा है, ठीक है, उसको आप करने ही नहीं दे रहे कुछ। तो यही चीज़ है ना, अगर क्यों जनरली होता क्या है ना, देखो, एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ का कोई प्रेस्टिजियस व्यक्ति है, ठीक है, बड़े पोस्ट पे है, अब उसने करप्शन कर दिया लाखों करोड़ों का। अब वो व्यक्ति जो है करप्शन करने के बाद उस पर जब चार्जेस लगने की बात आएगी, तो इससे डिपार्टमेंट की नाम बदनामी होगी कि कैसा डिपार्टमेंट है, ठीक है, बात उठेगा और ये इसकी रिपोर्ट्स जाती हैं, आपको पता है। जैसे कि अभी मैंने साधना सप्ताह जो पढ़ाया था, साधना सप्ताह हुआ है, उसमें है ना, मिशन कर्मयोगी के थ्रू, उसमें यही तो बोला कि करप्शन मत करो, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, है ना, अब चाहे कोई भी ऑफिसर्स क्यों ना हो या डाटा ऑपरेटर क्यों ना हो, तो
तो अगर उनसे ऐसा लीक मतलब कोई करप्शन होता है तो उससे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है, ठीक है। ऊपर से अगर एक्चुअली देखा जाए तो जो लोग डिपार्टमेंट में और भी लोग हैं वो भी तो करप्ट ही हैं एक तरीके से, अगर मतलब हर कोई नहीं लेकिन काफ़ी तो करप्ट ही होते हैं। अब उन पे भी ये तलवारें लटकने लगती है कि हम भी फंसेंगे, तो इसीलिए आपस में ही रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। और जब तक लोकपाल इसमें बीच में कूदता है या इंडिपेंडेंट बॉडी कूदती है तब तक ये लोग कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसीलिए बोला इन्होंने कि ये 17A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ तक समझ आया? तो क्या है ये, इधर देखो, ये मिसयूज़ हो रहा है पावर का, ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसीलिए इंश्योर करना ज़रूरी है किस चीज़ की, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। स्ट्रेंथन एंटी करप्शन फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसमें, प्रिंसिपल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर कोई बराबर इंसान है ना, कि अगर किसी इंसान ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी कर ली, ठीक है, मतलब है ना, टैक्स इवेड कर दिया, तो उसको तो आप उठा के बहुत जल्दी से उस पर फ़ाइन, पता नहीं क्या क्या RTI का एक्ट डाल देते हो, है ना, इनकम टैक्स एक्ट, एक आम इंसान पे। लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर अगर ऐसा कर रहा है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो इसमें इक्वालिटी कहाँ है, कहाँ है इक्वालिटी, ठीक है। ऐसे इक्वालिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये इसका उल्लंघन है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें उनका काउंटर क्या है, जो मतलब ये मतलब जजों में भी ना आपस में बहुत बहस होती है। ये कह रहे हैं कि देखो इक्वालिटी लानी ज़रूरत है, फ्रेमवर्क लानी ज़रूरत है, और दूसरे जज है, नाम नहीं लूँगा, उठा के ले जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इससे क्या होगा ना, पर्सनल लिबर्टी छीन जाएगी, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी किसकी, डिपार्टमेंट की, ठीक है। डिपार्टमेंट का जो रूल्स हमने बना रखा है वो उसका उल्लंघन होगा। इसके लिए आप अमेंडमेंट करिए, ठीक है, प्रोसीजर करिए, जो चल रहा है वैसे चलने दो। तो ये आपस में इनकी नहीं बनती जजों की, ठीक है, क्योंकि जज भी तो मैंने बताया था ना कि NJAC में किस तरीके से करप्शन चल रहा है इन लोगों का, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं वो खुद पूरा नेपोटिज्म के बेस्ड पे चुना जाता है, ठीक है। चलिए, ये समझ आ गया। एक शील्ड प्रोवाइड करती है, ये सब मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, एक सजेशन क्या दिया इन्होंने कहा कि देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन हो इसमें डिपार्टमेंट कुछ ना करे, सीधा इंडिपेंडेंट बॉडी हो। लोकपाल की जगह, लोकपाल भी उन्हीं का करप्शन मतलब जो होता है उनकी, लोकपाल क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखता है कि वहाँ पर करप्शन ना हो, लेकिन लोकपाल खुद उनसे मिला हुआ होता है, उन्हीं का बंदा होता है एक तरीके से, ठीक है। काम क्या दे रखा है उन्हीं के साथ मिल जाता है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ, वो जाके इन्वेस्टिगेशन करे और उनकी जॉब छीनो पहले तो, ठीक है। तो प्ले इट सेफ सिंड्रोम वाला सिस्टम हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए थोड़ा मेंस के भी टॉपिक को डिस्कवर कर लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि मेंस भी तो करना है भाई। तो कॉजेज़ एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इन करप्शन इन इंडिया, ठीक है। तो एक आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। उसमें इंडिया की रैंकिंग है 91 आउट ऑफ 182। ये 2023 की बात है, और एक्चुअली में 2026 में भी डाटा रिलीज़ हुआ है, और इसमें भी हम अभी भी 91 पे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इसका रीज़न क्या है पहले ये समझो। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। आप कुछ भी बनाने जाते हो, जैसे मान लो डोमिसाइल भी बनाने जाते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 2-3 बार वो चक्कर ना लगाए, या आपको मजबूर ना कर दे कि आप कुछ पैसा दो, हम आपको बनाकर दे देंगे। मेरे को ना डोमिसाइल बनाना था, तो मैं पहले क्या करता था ना, अगर मेरे को कोई सर्टिफिकेट बनाना, मैं खुद ऑनलाइन बना लेता था। मैं दिल्ली से हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना कि अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, ई-डिस्ट्रिक्ट से बनता है, नाम का ई-गवर्नेंस है, आपको जो वहाँ के होते हैं ना कि 500 रुपये से 1000 रुपये खर्च करना ही पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, केवल फाइल तैयार करने के लिए, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं। और अगर आपने खुद से भी मतलब तैयार करके ले गए ना कि डॉक्यूमेंट चलो मेरे सारे सही हैं, वहाँ पर कोई ना कोई रिजेक्शन देगा ही देगा। लेकिन अगर आप वहाँ के जो डीलर्स बैठे होते हैं बाहर बनाने वाले, वो अगर बना के दे दें, तब भाई मजाल है कि वो लोग रिजेक्ट मार दें। तो देख सकते हो किस तरीके से इनका ना मतलब एक तरीके से गिरोह चल रहा है ना एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन डीले जानबूझ के करते ताकि करप्शन हो सके। उसके बाद पॉलिटिकल फंडिंग, सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग है ना, सरकार को पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, बिजनेसमैन पैसा देते हैं, और जीतने का उस बिजनेसमैन बोलते हैं मैंने पैसा दिया, चल मेरे लिए काम कर। जनता तो ऐसे ही है, जनता तो बेवकूफ़ है, ठीक। उसके बाद फेवरेटिज्म, ये तो हर जगह है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, ठीक है, कि जो फेवरेट होता है उसको प्रमोट करो, ठीक है, उनको ज़्यादा मतलब है ना फेवर करो, ये सब चीज़ें। उसके बाद वीक इन्फोर्समेंट होगा, क्यों नहीं होगा वीक इन्फोर्समेंट, यही तो है। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें काफ़ी बड़ा फ्लॉज है। देखो मेरे को ऐसा लगता है, अगर आपकी सोच कुछ और हो, तो सोच तो अच्छी थी जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन रिसेंटली क्या अगर देखने के लिए मिला है, मतलब काफ़ी टाइम से, आज़ादी के बाद से ही, कि जो हमारी लेजिस्लेटिव है उसमें हमारी गवर्नमेंट बैठती है, ठीक है, और उन्होंने कानून बनाया, ठीक है। एक तो 10वीं पास और कानून बनाएंगे ये लोग,
10वीं फेल कहना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ नहीं रुकते, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी बैठे हुए हैं, कार्यपालिका में बैठे हुए हैं, अब उनको लागू भी करना है। ठीक है, हमने ही कानून बनाया और हमें ही लागू करना है। हाँ, मान लेते हैं कि ऑफिसर्स के ये रिकमेंडेशन में बनाते हैं, लेकिन बनाते तो यही है ना, और इन्हीं को लागू भी करना है। तो दोनों इधर से भी पैसे खाएंगे, इधर से भी पैसे खाएंगे, कि क्या ज़रूरत थी। जैसे कि जो यूएस में है, दोनों सेपरेट बॉडी होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव का कानून बिल्कुल कोई अलग बनाता है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होती है, जुडिशरी बिल्कुल अलग होती है। ये रखो ना, आप इसी की जिम्मेदारी बना देते हो। इसीलिए एक्चुअली बनाया इसलिए गया था कि जवाबदेही हो, अगर यहाँ कोई गलती हो तो यहाँ पर इसको जवाब देना पड़े लेजिस्लेटिव में। ठीक है, कि आपने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, लेकिन ये देते ही नहीं है। क्या देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है 2014 से इनकी। चलिए लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है, कौन कौन से एक्ट्स थे। तो इसको करप्शन को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इस पर डिस्कस किया हमने। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, और आपका बेनामी ट्रांजैक्शन, यानी दूसरे के नाम पे ना, आपकी ज़मीन नहीं है, किसी और के नाम की ज़मीन आपने होल्ड कर रखा है, उसे कहते हैं। 1988 में ये भी आया था। ठीक है, चलिए। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, एजेंसीज रखी हुई है करप्शन को रोकने के लिए। सबसे पहले अगर करप्शन होता है, कोई भी अथॉरिटी करप्शन करती है, कोई ऑफिसर करप्शन करता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट करप्शन करता है, तो लोकपाल हो गया और वो डिपार्टमेंट लोकयुक्ता जो हो गए, ये आपस में मिलके क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपने करप्शन किया है, इसकी रिपोर्ट निकालते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग मिले होते हैं, तो फिर क्या होता है कि जनता इसको आवाज़ उठाती है, और जब तक जनता ना मतलब विरोध ना करे तब तक ये सीबीआई के कान में ना खबर नहीं जाती। मैंने आज तक नहीं देखा कि सीबीआई खुद उठ के है ना कह रहे हो कि हाँ अब हमें इन पे वो एक्शन लेना है। जब है ना कि जब तक विरोध ना हो ना तब तक ये नहीं उठती। सैलरी फुल लेनी है इनकी, अच्छी खासी सैलरी है, फिर जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। इनसे भी एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। उसके भी ऊपर क्या है, सीबीआई पे भी नज़र रखने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ठीक है, कि सीबीआई से इस पे करप्शन मैटर या कोई से भी मैटर पे सही से ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक, चलिए उसके बाद अब ज़रा एक रिपोर्ट देखते हैं। सेकंड ARC, यानी ये होता है एडमिनिस्ट्रेशनल रिफॉर्म का कमीशन है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे कैसे किया जा सकता है। तो एक तो डिस्क्रिएशन जो हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करो, ई गवर्नेंस लाओ। ठीक है, ई गवर्नेंस लाने की ज़रूरत है। उसके बाद फास्ट ट्रायल, अगर जिस पे करप्शन का चार्ज लगाओ तो जल्दी से निपटारा करो। ठीक है, अगर करप्शन किया है तो वहाँ कैमरेज होंगे ना, जब कुछ चेक करो ना जल्दी जल्दी, तो क्यों 2 साल 3 साल तुम फंसा के रखे हो केस को और कुछ उसका रिजल्ट भी नहीं निकल रहा। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, वही जो मैंने बताया 17 है, ये विसल ब्लोअर था, इनको प्रोटेक्शन दे रखी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लगाएं। तो द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है वो सुपरिटेंडेंट की तरह काम करता है ओवर किस पे, सीबीआई के ऊपर में। सही बात है। लोकपाल जो लोकयुक्ता हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगर यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखी होती तो आप गलत कर देते। इनटू द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है कि द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर द इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों सही है। उसके बाद द सेकंड, ठीक है, ARC जो रिकमेंडेशन उन्होंने ई गवर्नेंस को, ठीक है, रिकमेंड किया, ये भी बात सही है। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो सके। फास्ट जो ट्रैक कोर्ट्स है करप्शन वो रिकमेंड करते, ये इन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, ताकि फिक्स टाइम पे फ्रेमवर्क, यानी मतलब सज़ा सुनाई जा सके या उस पर, ठीक है, सुनवाई हो सके। तो ये भी बात सही है, सब सही है, रेयर है ये तो। ठीक है, चलो ऑलराइट, तो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। वैसे यार दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है कल से, सुहाना हो गया मौसम। उड़ीसा ने बैन कर दिया। अरे इस स्टेट पे ना धीरे धीरे क्रश हो रहा है मेरे को, पता है कैसे, ये कमाल का काम कर रहा है सही में। रिसेंटली 3D चिप नहीं होती जिस पे जैसे स्नैपड्रैगन होता है जो सेमीकंडक्टर पे बना होता है, जो आपके प्रोसेसर्स को, ठीक है, उसके डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, तो वो इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश किया किसने, उड़ीसा ने। अभी जो मिस इंडिया हुआ था उसको कंडक्ट किया उड़ीसा ने। अभी जो जूनियर, ठीक है, क्या हॉकी चैम्पियनशिप हुई, किसने कंडक्ट किया, उड़ीसा ने। अभी रिसेंटली स्पेशल कौन सा प्लान लाया, मैराइन प्लान लाया, जैसे कि यमुना साफ़ करने का प्लान होता है ना, इन्होंने क्या प्लान बनाया कि उड़ीसा में जितने भी तालाब नदी सबको साफ़ कर देंगे। ठीक है, ऊपर से हम उसके जो पानी को है रिसाइकल भी करेंगे, साफ़ सुथरा भी करेंगे। ये प्लान सक्सेसफुल होता जा रहा है। तो देख रहे हो किस तरीके से मतलब डेवलपमेंट चल रही है इनकी। तो ये कमाल की बात है। और उससे भी बड़ा सोने पे सुहागा, निकोटिन गुटखा को बैन कर दिया। अजय देवगन का क्या होगा वो। ठीक है, इंडिया में बैन नहीं हुआ है, तो उड़ीसा में बैन हुआ है। ठीक है, चलिए
तो डिसीज़न क्या लिया उड़ीसा ने, ये लिया कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सेल, परचेज, मैन्युफैक्चर की पूरी तरीके से निकोटिन प्रोडक्ट्स पे। कोई बीड़ी, कोई तंबाकू, कोई गुटखा नहीं खाया जाएगा, ठीक है। सड़कें गंदी कर रखी है तुम लोगों ने। उसके बाद क्या है कि क्यों ज़रूरी है, प्रॉब्लम ये है, देखो हाईली जो ये यूज़ हो रहा है टोबैको रूरल एरियाज़ में, ये गंदगी तो फैला रहा है और क्या, इसके वजह से हेल्थ और जो न्यूट्रिशन है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हैम्पर हो रही है, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट पे जो सरकार का खर्च होता है, जितना का मतलब इनको प्रॉफिट नहीं होता है एक स्टेट गवर्नमेंट को, उससे ज़्यादा इनके जो इसको मतलब रोड साफ़ करने के लिए जो गुटखा खा के फेंकते हैं, उसके बाद आपका जो ये जिससे कैंसर जो कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उसको मिटाने के लिए हॉस्पिटल्स के खर्च, उससे ज़्यादा उनको खर्च हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर रही है, इसीलिए उड़ीसा को गुस्सा और इसने पूरी तरीके से बैन कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि एक मैटर ये भी है, ये डाटा ज़रा देख लेना, इम्पॉर्टेंट है कि हाउस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का सर्वे हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि लगभग 68% जो है वो मतलब 100 में से 68% रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं, वो मतलब इंडिया के रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो क्या कंज्यूम करते हैं, ये निकोटिन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तंबाकू, गुटखा, कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करता ही करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गांव घरों में बहुत तेज़ी से ये फैला हुआ है, और क्योंकि वो थोड़े भोले होते हैं आराम से ना, मतलब वैसा मतलब मेरा इंटेंशन नहीं है, मतलब ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, चालाक नहीं होता शहरी लोगों की तरह, तो वो इतना समझते नहीं। जैसे कि ऐड में IPL है ना, ये तो मतलब क्या है यार, ये ठीक IPL हो गया, ये बिल्कुल इनमें जो ऐड दिखाया जाता है पान, गुटखा, मसाला, इससे वो प्रभावित हो जाते हैं, सोचते हैं ये भी तो दिखा रहे हैं, ठीक है। वो मानते ही नहीं हैं, उसकी वजह से इनकी मतलब काफ़ी जाने जा रही हैं। कितनी जाने जा रही हैं, टोबैको से हर साल 13 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। अब इनको बचाने के लिए सरकार अंधाधुंध खर्च कर रही है, तो जितना है ना, जितना पैसा आया नहीं उससे ज़्यादा खर्च कर दिया गया। तो मॉरल हैज़ार्ड भी है एक तरीके से, क्योंकि हमारे देश की मतलब इमेज ख़राब होती है। कोई विदेशी आता है, क्या देखेगा, पता नहीं क्या खा रहा है, ठीक है। पान तक ठीक है यार, पान ठीक है, उसको कुछ नहीं कहो, चलो। अब एक और चीज़, सेंटर का क्या इसका रोल है, मतलब सेंटर ने क्या किया है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, उड़ीसा कर रही है, ठीक है। लेकिन सेंटर ने कुछ किया इसके लिए, सेंटर ने किया है GST लागू किया है, 40% हाइक कर दिया, यानी पान गुटखा और थोड़ा महंगा होगा। धीरे धीरे सेंटर अब फोकस कर रही है, हो सकता है वो भी आगे चल के बैन लगाए कम्प्लीटली, लेकिन अभी टाइम है उस चीज़ के लिए। अब जैसे कि हमने सुना था, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 2nd क्लास में पढ़ाया था, जो सेस है, सेस बिल लाया गया था किस पे, ये निकोटिन प्रोडक्ट्स पे, जिस पे जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज़ होते हैं ना, जिससे बनती है गुटखे, तंबाकू, ये सब जो बनता है, इसमें पैकेजिंग होती है, सब चीज़ें, उसकी मशीनों को महंगा कर दिया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या किया गया था, ड्यूटी लगाया गया था कि जो इन प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो प्रोडक्शन होने पर जो बिक्री होती है उसको महंगा कर दिया गया था, तो है ना। तो इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स अब धीरे धीरे महंगे हो गए हैं, और अजय देवगन को हुआ लॉस। अब 40% जो है, अब इसका क्या है, मतलब और ऊपर से अब यहाँ रुके नहीं है सरकार, GST ऊपर से और लगा दिया 40% की, तो काफ़ी महंगा करने की सोच है ताकि लोग ना खरीदे। लेकिन जो एडिक्ट हो चुके हैं तो वो तो मतलब मानेंगे नहीं ना। उड़ीसा ने कोशिश किया था, उसने भी काफ़ी किया था, लेकिन मान नहीं रहे थे, तो एंड में जाके बैन लगाना ही पड़ा, और ज़रूरी भी था लगाने का, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है, according to the household consumption expenditure proportion of the tobacco consuming household in Indian rural 68.6%, 0.6% था क्या, ठीक है, 68.6%, ठीक है। पहला, the GST on tobacco and पान मसाला has been increased by 40%, objective reducing the consumption, ठीक है, ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद, the tobacco use in India associated with the 13 lakh death, नेक्स्ट है, tobacco use in India associated with 13 lakh death every years and significantly workforce को हैम्पर कर रही है ना। चलिए, अभी ठीक है। हाई टोबैको कंजम्पशन लीड टू मोरल हैज़ार्ड्स, ये भी बात सही है। चलिए ठीक है, चारों ठीक है वाला, ओके। तो आज का होता है करंट अफेयर्स कंप्लीट। अच्छे से हमने आज के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है UPSC के लिए। अगर आप SSC के लिए करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो करंट अफेयर्स सागा है आपके लिए, एस्पिरेंट्स चॉइस, ठीक, एडिशन 7, ठीक। इसका मतलब इसको भी मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये थोड़े इसमें डिटेल एनालिसिस नहीं होता, लेकिन जितने होते हैं ये ओरिएंटेड होते हैं एग्जाम के। अगर आप इसकी तैयारी करें तो देख सकते हो, ज़्यादा बड़े नहीं होते, 10-15 मिनट की वीडियोज़ होते हैं, इतने बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं होते, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपका दिन शुभ हो।